हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मजे में भी होंगे। बच्चों, मैं आलोक सिंह, आपका मैथ टीचर, आज आपको क्लास 7 की मैथ की प्रश्नावली 4.1 के बचे हुए प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 4 से आगे के प्रश्न इस वीडियो में कराऊंगा। और ना सिर्फ कराऊंगा बल्कि ऐसे कराऊंगा कि मेरा कमजोर से कमजोर छात्र जो गणित के बारे में कुछ भी नहीं जानता या जो गणित से बहुत डरता है, इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी गणित के सवाल समझ आने लगेंगे और कुछ समय बाद वह गणित के सवालों से खेलना सीख जाएगा। बच्चों, मैंने अब तक जितनी भी वीडियो बनाई है उन सबको मैं एक प्लेलिस्ट बनाकर उसमें डालता जा रहा हूँ। यदि आपको YouTube पर हमारी वीडियो ढूंढने में परेशानी होती है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को क्रम से देख सकते हैं और अपना मैथ अच्छा कर सकते हैं। तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनायक जी क्लासेस में। यहाँ हम मैथ सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। मतलब यहाँ कुछ कथन दिए हुए हैं, उन्हें हमें समीकरण में बदलना है। बहुत सरल सवाल है, बस आप पढ़ते जाएंगे और उसका आंसर आप खुद ही करते जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, पहला प्रश्न है, संख्याओं x और 4 का योग 9 है। मतलब 4 और x दोनों का योग कितना है? 9। ठीक है, लिखते हैं इसे। पहले इसे थोड़ा थोड़ा लिखेंगे और थोड़ा थोड़ा करेंगे। ठीक है ना। तो उसमें कह रहा है x और 4 का क्या योग, यानी कि इन दोनों का योग। ठीक है, योग हो गया। कितना है? 9 है, बराबर 9। मतलब समीकरण हमारा बनकर तैयार हुआ x + 4 बराबर 9। ठीक है। चलिए अगला करते हैं। y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होते हैं। ठीक है, देखिए y, इसमें से हमें क्या घटाना है? तो y में से 2 घटाने पर कितने प्राप्त होते हैं? 8 प्राप्त होते हैं। ठीक है। चलिए अगला करते हैं। a का 10 गुना 70 है। मतलब a का 10 गुना, का मतलब गुणा, 10 गुना मतलब a का 10 गुना कितना है? 70। ठीक है ना। चलिए, लेकिन बच्चों एक बात देखिए, इसको हमने लिख तो दिया, लेकिन गणित में इस तरीके से संख्याएं लिखना थोड़ा सा ऑड लगता है, मतलब थोड़ा अटपटा लगता है तो सही, लेकिन थोड़ा अजीब सा लगता है। जब भी आपको चर और अचर एक साथ दिखते हैं, हमने पिछली वीडियो में भी इस टॉपिक पर डिस्कस किया था कि जब चर और अचर एक साथ हो तो उनके बीच में गुणा का निशान होता है, लेकिन वो दिखता नहीं है, मतलब उसे लिखा नहीं जाता। तो इसको हम यदि इस तरीके से लिखें, 10a इज इक्वल टू 70, यानी कि 10a बराबर 70। ठीक है, ये लिखना ज्यादा सही है इसकी अपेक्षा। सही दोनों ही है, गलत इनमें से कोई भी नहीं है, ना ये ना ये, दोनों सही हैं, लेकिन बस ये वाला तरीका लिखने का ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। मतलब संख्या b को 5 से भाग देने पर, भाग का मतलब होता है बटे में, तो b को 5 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? 6। ठीक है, समझ में तो आ रहे हैं ना बच्चों ये सवाल? बहुत सरल सवाल है, मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं, उन्हें अपने आप समझ आ जाती है। हल्के से हिंट तरीके से भी करा दोगे ना, बहुत हल्के लेवल पे भी करा दोगे तो भी वो अपने आप समझ जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 5, t का 3/4 15 है। मतलब t है, उसका 3/4। अब फिर देखिए, यहाँ एक चर आया, उसके साथ अचर भी आ रहा है। 3/4 मतलब 3/4। 3/4 का मतलब होता है 3/4। अब चाहे तो आप गुणा के साथ 3/4 लिख लीजिए, लेकिन मैंने अभी आपको बताया था चर और अचर यदि एक साथ हो तो उनके बीच में गुणा का चिन्ह होता जरूर है, लिखते नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे? 3/4 यानी कि 3/4 टी का कितना है? 15। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। m का 7 गुना, यानी कि m का 7 गुना, तो किधर 7 लिखेंगे? इधर। और 7 का योगफल,
यानी कि और 7 का योगफल, मतलब m का 7 गुना और 7 का योगफल कितना होता है? 77। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 7। एक संख्या x की चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है। ठीक है, थोड़ा सा लिखेंगे फिर थोड़ा समझाएंगे। x की चौथाई मतलब चौथाई का मतलब होता है 1/4। तो हम चाहे तो हम देखिए यहां समझने की कोशिश करिए। x का 1/4 यानी कि x का मतलब गुणा और 1/4 मतलब 1/4। ये हो गया ना। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए भिन्नों का जब भी हम गुणा करते हैं तो अंश अंश का गुणा करते हैं, तो x और 1 का गुणा होगा तो क्या आएगा? x बटे में 4। तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, x का 1/4 को x/4। हाँ, तो बस वही करेंगे हम, x/4 ऋण 4 यानी कि इसमें से 4 घटा देंगे। आपको क्या देता है? 4 देता है, तो बराबर हो गया हमारा 4। यानी कि x की चौथाई ऋण 4 बराबर हमको देता है 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। यदि आप y के 6 गुने में से 6 घटाएं तो आपको 60 प्राप्त होता है। चलिए करेंगे इसे भी। y के 6 गुने में से, तो यानी कि 6y हो गया। 6 गुने का मतलब y के 6 गुने का मतलब हो गया 6y। में से क्या घटाएं हम? 6 घटाएं। ठीक है भैया, 6 घटा दिया तो हमको क्या प्राप्त होगा? 60। तो बराबर 60। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 9। यदि आप z के 1/3 में 3 जोड़ें तो आपको 30 प्राप्त होता है। ठीक है, पहले लिखेंगे हम z के 1/3। 1/3 का मतलब z का 1/3। ठीक है, ऊपर ऊपर का गुणा हो जाएगा तो z और तिहाई का मतलब 3, तो यानी कि z/3। ठीक है, तो z का 1/3 में 3 जोड़े तो जोड़ना है कितने? 3। तो हमको क्या प्राप्त होगा? 30 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, लो हो गया भैया हमको 30 प्राप्त। हमारा समीकरण बनकर तैयार हो गया, z/3 + 3 = 30। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना बच्चों। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। मतलब अभी हमको समीकरण दे रहे हैं और हमसे कथन लिखवा रहा है, और पिछले प्रश्न में हमसे क्या कहा था? कथन दिए थे, उनको समीकरणों में बदलवाया था। बस उस प्रश्न का यहाँ उल्टा करना है हमसे। ठीक है, चलिए करेंगे भैया इसे भी। पहला है p + 4 = 15। ठीक है, अच्छा तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, संख्या p और 4 का योग कितना होता है? 15। ठीक है, चलिए लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? संख्या p और इसका 4 का योग कितना होता है? 15। 15 है, यानी कि संख्या p और 4 का योग 15 है। ठीक है, चलिए अगला करेंगे। m - 7 = 3। मतलब m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। ठीक है, लिख देते हैं इसे भी। यानी कि m में से कितने घटाने हैं? 7। तो 7 घटाने पर क्या प्राप्त होता है? 3 प्राप्त होता है। 3 प्राप्त होता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 2m = 7 यानी कि m का 2 गुना। m का 2 गुना कितना होगा? 7। लिख देते हैं भाई इसे भी। m का कितना गुना? 2 गुना कितना होता है? 7 है। ठीक है, m का 2 गुना 7 है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। देखिए यहाँ क्या है, m में भाग दिया जा रहा है 5 से, और क्या प्राप्त होगा? 3। तो हम क्या लिखेंगे? m में 5 से भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। ठीक है, तो लिख देते हैं हम इसे। m में
5 से भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करते हैं इसी का 5वां। 3m/5 बराबर 6। देखिए इस प्रश्न को आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो हम देखिए ऐसा भी कर सकते हैं कि m का 3 गुना में 5 से भाग दें, मतलब m के 3 गुने में हम 5 से भाग दें तो हमको क्या प्राप्त होगा? 6। एक तो ये तरीका है, और चाहें तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, m का 3/5 भाग बराबर 6। समझ में आ रही है ना? ठीक है, इसे लिखते हैं m के 3 गुने में इससे भाग दिया जा रहा है 5 से। 5 से भाग देने पर कितना प्राप्त होता है? 6। तो 6 प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे। 3p + 4 बराबर 25, यानी कि p के 3 गुने में 4 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है। ठीक है ना, यानी कि p के 3 गुने में 4 जोड़ने पर, या p के 3 गुने और 4 का योगफल 25 होता है। ठीक है, लिख दीजिए। देखिए भाषा उतना ज्यादा मायने नहीं रखती, आप यदि थोड़ा बहुत घुमाकर या आगे पीछे करके भी कर देंगे ना, बस आपको सेंस समझ में आना चाहिए कि आप जो भाषा लिख रहे हैं वो समीकरण के अनुसार है या नहीं। थोड़ा सा यदि उल्टा पुल्टा हो जाएगा तो चलता है, कोई बात नहीं है, एक्यूरेट कोई भी नहीं लिख सकता। आप लिखेंगे वो भी सही होगा, मैं लिखूंगा वो भी सही होगा, कोई और लिखेगा ना, यदि उसने भी सही लिखा है तो उसे भी सही माना जाएगा। भाषा थोड़ी बदलती रहती है, उससे बहुत ज्यादा फर्क आपके सवालों पर नहीं पड़ता। यदि आप एग्जाम में भी दो तरीके से लिखाएंगे ना तो भी कोई फर्क नहीं है, बस एग्जामिनर को जो आपने लिखा है वो सही लगना चाहिए बस। ठीक है, चलिए करते हैं इसे भी। p के कितने गुने? 3 गुने, और इसका योगफल है 4 का योगफल। 4 का योगफल कितना होता है? 25 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 4p - 2 बराबर कितना होता है? 18, यानी p का 4 गुना में से 2 घटाने पर 18 प्राप्त होता है। p के 4 गुने में से 2 घटाने पर 18 प्राप्त होता है। लिख दीजिए p के 4 गुने में से कितना घटाना है हमको? 2। 2 घटाने पर कितना प्राप्त होता है? 18 प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 8। p/2 + 2 बराबर 8, यानी कि p/2, p में 2 से भाग देने पर और उसमें भी 2 जोड़ दें तो हमको क्या प्राप्त होगा? 8। अच्छा देखिए इसको थोड़ा समझिए, जैसे ये है p 1/2, यदि हम इस ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? p बटे में 2, मतलब p में हमने किससे गुणा किया है? 1/2। 1/2 को हम क्या लिखते हैं? आधा। किसी भी संख्या का आधा 1/2 होता है ना, तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, p के आधे में 2 जोड़ दें तो हमको क्या प्राप्त होगा? 8। ठीक है, चलिए इसे इसी तरीके से लिखेंगे, p के आधे में 2 जोड़ें तो कितना प्राप्त होगा हमको? 8 प्राप्त होता है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाइए। यहाँ कुछ हमें स्थितियां दी हैं, एक इबारत दी है,
उसको हमें समीकरण में कन्वर्ट करना है, मतलब उसे समीकरण में बदलना है। ठीक है, करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे इरफान के पास हैं। ठीक है, ये कह रहा है वो। अब कहता है कि इरफान के पास 37 कंचे हैं, चलिए उसकी संख्या भी दे दी। परमीत के कंचों की संख्या को m लीजिए। ठीक है, देखिए इस सवाल को करने का सबसे आसान तरीका है, जो आपको चीजें दी हैं प्रश्न में वो सबसे पहले आप लिख लीजिए। ठीक है, लिखते हैं। जैसे वो हमसे कह रहा है कि परमीत के कंचों की संख्या को m लीजिए। ठीक है, हमने लिखा माना परमीत के पास m कंचे हैं। ठीक है, चलिए तो हम दोनों व्यक्तियों के कंचों की संख्या यहां लिख लेंगे। परमीत के पास कितने हैं m, और बराबर, और इरफान के पास कितने हैं 37। ठीक है, 2 डिजिट हमारे पास आ गई जो हमें सवाल में दी थी। अब इसको हम समीकरण में बदलेंगे। देखिए अब इसमें क्या लिखा है कि परमीत के पास जितने कंचे हैं, परमीत के पास कितने कंचे थे m, उनके 5 गुने, यानी कि परमीत के कंचों का 5 गुना। ठीक है, गुना आप करना जानते हैं, इसका 5 गुना का क्या मतलब होगा 5m, यानी कि इसका 5 गुना हो गया। ठीक है, से 7 अधिक कंचे, यानी कि 5 गुने से 7 अधिक, तो 5 गुने से 7 अधिक, अधिक का मतलब प्लस, 7 अधिक ये हो गया, यानी कि m के 5 गुने से 7 अधिक कंचे किसके पास हैं इरफान के पास, और इरफान के पास कंचे कितने हैं 37। हमारा समीकरण बनकर तैयार, यानी कि 5m प्लस 7 बराबर 37। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों? बहुत सरल तरीके से समझा रहा हूं, बहुत सरल एक्सरसाइज है ये, कुछ भी नहीं है। मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं, समझ गए होंगे, एक ही बार में समझ जाते हैं वो। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 2, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। कितनी है 49 वर्ष। उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु को y वर्ष लीजिए। ठीक है, हम करेंगे इसे, माना लक्ष्मी की आयु y वर्ष है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोनों लोगों की आयु को आप लिख लीजिए। देखिए लक्ष्मी की आयु y वर्ष बराबर, और उसके पिता की आयु 49 वर्ष। इतना सवाल में हमें सबसे पहले दिया हुआ है। अब इसको हम पढ़ेंगे और अपना करते चले जाएंगे, समीकरण बनाते हुए चलेंगे। देखिए उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने, यानी कि जो लड़की की आयु है उसका 3 गुना। ठीक है, कर दीजिए, इसका 3 गुना मतलब 3y से 4 वर्ष अधिक है, यानी कि जो 3 गुना है इससे भी कितना अधिक है 4 वर्ष अधिक। अधिक का मतलब होता है प्लस, कम का मतलब माइनस, और अधिक का मतलब प्लस। तो समीकरण हमारा बनकर तैयार, 3y प्लस 4 बराबर 49। ठीक है ना, समझ में तो आया ना बच्चों? चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम। देखिए ये वैसे तो मुझे पता है आप समझ गए होंगे, लेकिन देखिए ये एक मैथ सब्जेक्ट ऐसा होता है, कुछ बच्चों के एक बार समझ में नहीं आता। यदि आप वीडियो को एक बार देखेंगे तो हो सकता है कुछ बच्चों का, मोस्टली बच्चों के समझ में आ गया होगा, लेकिन जो बच्चे थोड़े से अभी अभी मैथ से जुड़े हैं, जिनका डर अभी अभी निकलना दूर हुआ है मैथ से, तो वो इस वीडियो को एक नहीं 2 बार देख लें, 3 बार देख लें, आपको सवाल बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। वैसे मुझे लगता है जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आप एक ही बार में सीख जाएंगे। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 3, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना धन 7 है। प्राप्त किए गए अंक 87 हैं। ठीक है, अब वो हमसे कह रहा है कि न्यूनतम प्राप्त किए गए अंकों को L लीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए जो जो हमें दिया है वो हम लिख लेंगे। सबसे पहले न्यूनतम अंक लिखेंगे हम, तो माना न्यूनतम प्राप्त अंक कितने हैं L। ठीक है, अब हम लिखेंगे न्यूनतम बराबर, और अधिकतम कितने हैं हमारे पास 87। ठीक है, इतना तो हम सबसे पहले लिखेंगे। अब सवाल को पढ़ेंगे। वो हमसे कह रहा है कि न्यूनतम अंक ये वाले, इनका दुगना, मतलब इसका दुगना, तो दुगना कैसे होगा, 2 गुना हो गया, धन 7, यानी कि धन 7 है। प्राप्त किए गए अंक 87 हैं। हो गया हमारा समीकरण बनकर तैयार, यानी कि 2L प्लस 7 बराबर कितने होते हैं 87। हमारा समीकरण बनकर तैयार। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 4, एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगना है। मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री है। ठीक है, याद रखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। हाँ बिल्कुल, आपको पता होगा त्रिभुज के जब यदि हम तीनों अंतः कोणों का योग करेंगे ना तो उनका योग हमेशा 180 डिग्री ही निकल कर आता है। ठीक है, चलिए देखिए हम लिखेंगे माना आधार कोण बी है। ठीक है, अब एक हम त्रिभुज बनाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है ना, और जिस भुजा के सामने जो आधार होगा वो कोण भी उसके बराबर होंगे। यदि ये भुजा बराबर है तो ये कोण भी बराबर होंगे। ठीक है ना, चलिए अब वो हमसे कह रहा है कि प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री का है। मतलब ये जो कोण है ना समान वाले, ये कितने डिग्री के हैं? 20 डिग्री के। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगना है। यानी कि जो आधार कोण है उससे दुगना कौन सा कोण है? ये शीर्ष कोण। ये कितना है? यदि ये बी का है तो इसका दुगना हो जाएगा 2b। ठीक है ना, दुगने का मतलब क्या? बी का 2 गुना, तो 2b हो गया। ठीक है, अब वो हमसे कह रहा है कि याद रखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब ये 2b और प्लस बी और प्लस बी इनका योग कितना होगा? 180 अंश। ठीक है, लिखते हैं। देखिए पहले तो इन कोणों को लिख लीजिए 2b, फिर इसको और इसको प्लस के साथ, तो प्लस बी प्लस बी। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यानी कि इसका 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 योग, योग का मतलब प्लस, तो हमने तीनों कोण लिख लिए, ये शीर्ष कोण और ये दोनों आधार कोण, इनका योग कितना होता है? 180 डिग्री। यही तो दिया है ना हमें प्रश्न में। ठीक है, अब क्या करना है? इनको जोड़ दीजिए। देखिए 2b और एक 3b और एक 4b, यानी कि 4b बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। ठीक है ना, तो यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अच्छा ये बच्चों एक बात बताइए, वीडियो तो आपको पसंद आ रही है ना? यदि पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जब भी कोई नया वीडियो बनाऊंगा, अक्सर बनाता रहता हूँ, हर रोज बनाता रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखकर अपनी मैथ मजबूत कर पाएंगे। और ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप अभी तो 7th क्लास में हैं, जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी 8th 9th 10th 12th तक का सारा मटेरियल आपको इसी चैनल पर और विधिवत रूप से और बहुत अच्छी क्वालिटी में मिलने वाला है। इससे आपके 2 फायदे होंगे। एक, घर बैठे आप बहुत अच्छा मटेरियल बिना पैसों के पा पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं यूट्यूब पर सारी वीडियो फ्री रहती हैं। और जब आप घर बैठे पढ़ेंगे तो आपको कहीं और बाहर जाकर अपना समय और पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं होगी। तो इतना सारा फायदा आपका हो रहा है, तो छोटा सा फायदा आप हमारा भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ नहीं करना, बस वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाना है, घंटी का निशान होगा उसको दबाकर ऑल पर क्लिक करना है। बस छोटा सा काम है और इसको करने के पैसे भी नहीं लगेंगे। ठीक है ना, तो कर दीजिए प्लीज। अच्छा बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज खत्म। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।